माँ जी उठिए, कोई बीमार नहीं है, आप जल्दी उठिए और 5-6 रोटियां बना के रखिए। मैं और मेरी सहेली बाहर से आ रहे हैं तब तक। और अगर आपको भी खाना हो तो 2 रोटियां 3 रोटियां जितनी आपको खानी है उतनी और बना लेना। साथ में सब्जी और दाल भी बना लेना। दही तो है ही सही। हम आते हैं थोड़ी देर में। नमस्ते मित्रों, हमारी आज की कहानी का नाम है बीमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में 2 सहेलियां हैं। उन्हें एक दूसरे से मिले बिना चैन नहीं मिलता था। मीरा अपनी सहेली के यहाँ जाती है, उसके यहाँ जाती है तो उसे ये उस तरह का दृश्य देखने के लिए मिला कि उसकी सहेली अपनी सास से निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। उसकी सास काफ़ी वृद्ध थी और कमज़ोर भी थी। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? चलिए कहानी में सुनते हैं। आज तो मीरा ने तय कर लिया था कि वो आज नीलिमा से मिलने जाएगी ही जाएगी। आज उसके पतिदेव ने काम पर जाते समय बता दिया था कि आज उसे आने के लिए देर हो जाएगी। मीरा ने घड़ी देखी, 11 बज रहे थे। मीरा सोच रही थी कि अगर नीलिमा को समय हो तो उसे साथ लेकर थोड़ा मार्केट में जाकर शॉपिंग भी कर लेगी। उसने दरवाजे पर ताला लगाया और नीलिमा के यहाँ जाने के लिए चल पड़ी। नीलिमा ने उसे देखते ही खुशी से उसे अपने गले लगा लिया। फिर शिकायत करने लगी, अच्छा आज समय मिल गया तुम्हें, इतने दिन हो गए। मीरा ने हंसते हुए कहा, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मैं आई तो हूँ कम से कम। तुमने तो ना फ़ोन किया इस बीच और ना ही मिलने आई। मुझे तुम्हारी इतनी याद आई तो मैं खुद ही आ गई। नीलिमा खिसियाते हुए बोली, अरे तुझे तो मालूम है मीरा कि मीरा ने उसे टोक दिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारी क्या क्या परेशानी हुई सब मालूम है, लेकिन क्या तुम मुझे दरवाजे में खड़ा रखोगी? नीलिमा ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लाया। मीरा के बैठने के बाद उसने पूछा, अच्छा बता अब क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? तू कॉफ़ी लेगी या चाय या कुछ और, कुछ नाश्ता बना लूं पहले? मीरा हंस पड़ी, अरे तू कुछ भी बना, तेरे हाथ की तो हर चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। तभी अंदर से नीलिमा की सासू माँ की आवाज़ आई, कौन आया है नीलिमा? मीरा ने चौंकते हुए पूछा, नीलिमा तुम्हारी सासू जी आई हुई है? नीलिमा ने गर्दन हिलाई। मीरा बोली, अच्छा तुम कॉफ़ी बनाओ, तब तक मैं तुम्हारी सासू माँ से भी बात कर लेती हूँ। मीरा ने जाके नीलिमा की सासू माँ से बात की, उनके हालचाल पूछे, उनके चरण स्पर्श किए। अब क्या बताऊँ बेटा तुम्हें, बुढ़ापा है, चक्कर आ जाते हैं मुझे कभी कभी, भूख नहीं लगती, पेट ठीक नहीं रहता। मीरा ने पूछा, तो आंटी आप दवाई वगैरह ले रहे हैं ना? अरे हाँ भाई, दवाई तो खूब ले रही हूँ। डॉक्टर यही कहते हैं कि आप दवाइयाँ ज़्यादा ले रही। अब बताओ, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई नहीं लूँगी? दवाई ना लूँ तो बिस्तर पे पड़े रहने की हालत हो जाएगी मेरी। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में जो सेब फल था वो काटना शुरू किया। उनके हाथ कँपा रहे थे। मैंने उनसे कहा, लाइए आंटी मैं काट देती हूँ। वो बोली, नहीं नहीं मैं कर लूँगी, रोज ही तो करती हूँ। मैंने पूछा, क्यों, आप क्यों करते हैं? आपका हाथ तो कितना कँपा रहा है। नीलिमा ने करके देती क्या आपको? मेरी बात पूरी हो रही थी तभी नीलिमा चाय और नाश्ता लेकर आ गई। हंसते हुए बोली, अच्छा मेरा नाम किस लिए लिया जा रहा है? मैंने झूठ मूठ के गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा, क्यों नीलिमा, ये सब क्या है? तुम्हारी सासू माँ के हाथ देखो कितने कँपा रहे हैं और तुम उनसे रोजाना फल कटवाती हो। तुम नहीं कर सकती? मेरी बात सुनकर नीलिमा चिढ़ गई। मीरा तुम चुप रहो, मज़े से चाय पियो। अगर माँ जी ने एक सेब फल काट भी लिया तो क्या होने वाला है? उसकी सासू माँ बोली, बेटी मीरा मत कह कुछ भी, मैं तो काट ही रही हूँ ना। उनके चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। मैं नीलिमा को खींचकर दूसरे कमरे में ले गई और उससे पूछा, नीलिमा तुम्हें हुआ क्या है? इतनी निर्दयी कैसे हो गई तुम? नीलिमा मीरा की तरफ न देखते हुए बोली, तुम्हें क्या करना इन सब से? चाय पियो फटाफट, और तुम्हें मार्केट जाना है ना, चलो जल्दी। बात पूरी करते करते वह हंस पड़ी। मुझे आज नीलिमा अलग ही दिख रही थी, लेकिन ये मेरे लिए धक्कादायक था। मैंने इस तरह की नीलिमा कभी नहीं देखी थी। मैं उसकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि यह क्या वही नीलिमा है जो 2 साल पहले दिन रात अपनी सासू माँ की बहुत फिक्र करती थी, उनकी खूब अच्छे देखभाल करती थी, उनका हर काम खुद करती थी, हर चीज़ उन्हें उनके पलंग पर ला कर दिया करती थी। कभी कभी वे कहती भी
कि बहू मुझे भी थोड़ा काम करने दिया कर। तो नीलिमा यही कहती थी, नहीं माँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन हैं, आपने बहुत काम कर लिया, अब तो आप बहू को हुक्म देने का आनंद उठाइए। नीलिमा का आज का व्यवहार मेरे लिए एक पहेली बनता जा रहा था। तभी नीलिमा ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। बोली, तुम क्या सोच रही हो मीरा? चलो फटाफट, लो मैं तैयार हो गई, अब देर नहीं हो रही क्या? और हाँ, हम दोनों यहीं खाना खाएंगे। हाँ, तू घर पे जाकर खाना मत खाना, माँ जी बना कर रख देंगी सब। मेरा तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं बैठ रहा था। 2 साल पहले तो उसकी सासू माँ बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी, और आज बेचारी हाथ पांव कपकपा रहे, और ये नीलिमा उन्हें सब कुछ करने के लिए बोल रही है। मैंने फिर एक बार नीलिमा से पूछा, नीलिमा तुझे क्या हो गया है? नीलिमा ने शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बना लेंगी माँ जी खाना, उसमें इतना कौन सा बड़ी बात है, और तुम्हें इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? मैंने उससे कहा, सुनना, अपन दोनों कुकर लगा देते हैं और सब्जी काट के रखते हैं, आटा गला के रखते हैं, फिर माँ जी के लिए काम आसान हो जाएगा। नीलिमा के चेहरे पर पता नहीं किस तरह के निर्दयी भाव थे। बोली, देख मीरा, सब्जी तो मैंने सुबह ही बना कर रख दी है, दाल का कुकर तैयार है, बस उसमें तड़का लगाना है और रोटियां बनानी है, बना लेंगी माँ जी, जब उन्हें खाना होगा तो बना लेंगी। उसकी सासू माँ की फिर से अंदर से आवाज़ें, हाँ हाँ मैं बना लूँगी, तुम दोनों जाओ। कहते कहते आंटी जी बाहर आ गई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो साफ ही दिख रहा था। मैंने कहा, लेकिन आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है, आपके हाथ तक तो कंपकपा रहे हैं। आंटी जी मेरे बात पर हंस पड़ी। बोली, बेटी मीरा, अब वो समय नहीं रह गया जब सास बहू पर राज किया करती थी और पलंग पर बैठे बैठे बस हुक्म दिया करती थी और बहुएं उनके आगे पीछे घूमती थी। अब तो बहू आदेश देती है, अगर पूरा न करो तो खाना भी नहीं मिलता है। कहते हुए उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। नीलिमा आराम से कह रही थी, चलो मीरा। फिर अपनी सास की तरफ देखकर बोली, माँ जी, कुकर लग चुका है दाल का, आटा भी मैंने गूंद के रखा है। हम दोनों बाजार में शॉपिंग तो कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में आंटी जी का ही विचार चल रहा था और पुरानी बातें याद आ रही थी। मुझे याद आया कि नीलिमा के घर के पास ही उनकी बैंक थी। एक दिन उसकी सासू माँ ने कहा था कि मैं बैंक में जाकर पैसे जमा करके आती हूँ। उस पर नीलिमा ने तुरंत जवाब दिया था, नहीं माँ जी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहाँ जाओगे वहाँ तक, मैं तो जा ही रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो वो काम भी करके आ जाऊँगी। जबकि हॉस्पिटल और बैंक दोनों अलग अलग दिशाओं में थे। दौड़ते भागते उसने सारा काम पूरा किया था। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसे थकान नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर आलस था। उसकी ये दौड़ भाग देखकर एक दिन उसके पतिदेव यानी कि विनय जी ने उससे कहा था, अरे नीलिमा, तुम पर बहुत काम का बोझ रहता है, तुम थोड़ा काम माँ से करवा लिया करो ना, वो दिन भर बैठी रहती है, बैठे बैठे तो तबीयत बिगड़ती है। पति की बात सुनकर नीलिमा चिढ़ गई। उसने विनय जी के साथ बहस की थी। अरे आप क्या कह रहे हो, कुछ आपको समझ में आ रहा है? अरे उनकी उम्र है क्या ये काम करने की? जब मुझे बहुत ज़रूरत हो तो मैं उनसे मदद ले लिया करूँगी। बेचारे विनय जी आगे कुछ नहीं बोले थे। नीलिमा ने उनसे कहा, देखिए जी, आगे से हम सास बहू के बीच में आप ना बोलो तो अच्छा है। उस दिन का और नीलिमा का व्यवहार, 2 साल पहले की बात और आज का व्यवहार, सब मुझे चक्कर में डाल रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीलिमा इतनी निर्दयी हो गई। तभी मैं नीलिमा की आवाज़ से चौंकी, चल मीरा, इसी शॉप में जाना है ना तुझे? हम दोनों ने उस दिन काफ़ी शॉपिंग की। सूरज माथे पे आ चुका था और हम दोनों पसीने से नहा गई थी। हमने रिक्शा किया और घर पहुँचे। घर में देखा जाकर तो मुझे आश्चर्य हुआ। वाकई आंटी जी ने पूरा खाना तैयार करके रख दिया था। फिर हम दोनों के लिए थालियाँ भी लगा कर रखी थी। मेरा जी भर आया। वे हमसे बोली, तुम दोनों हाथ पांव धो लो और खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। मैं शर्मिंदा हो गई। आंटी जी, आप? वे बोली, मैं खा चुकी हूँ, तुम दोनों खाना खाओ, मैं तुम दोनों को गर्मा गर्म रोटी बना के परोसूंगी। उनके इस स्नेह पगे चेहरे को मैं देखती रह गई। उस दिन या तो मुझे भूख ज़्यादा लगी थी, या फिर हाथों का टेस्ट चेंज हुआ था, या फिर आंटी जी का स्नेह पगा आग्रह की वजह से मीरा ने कुछ ज़्यादा ही खाना खाया। खाने के बाद में कुछ देर बैठने के बाद वह वापस अपने घर चली।
इसके कुछ दिन बाद की बात है। एक बार फिर मीरा नीलिमा के यहाँ गई। नीलिमा का दरवाज़ा उड़का हुआ था। मैं धीरे से अंदर गई। मैं नीलिमा को आवाज़ देने ही वाली थी, तभी उन दोनों सास बहू का संभाषण मुझे सुनाई पड़ा। आंटी जी की आवाज़ आ रही थी। नीलिमा, आज तुम्हारे क्लब की मीटिंग है ना? तुम तो बहुत समय से गई नहीं हो। क्या करूँ माँ जी, बहुत समय से मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। आंटी जी की आवाज़ आई, आज गुरुवार है, आज तुम्हारे वहाँ की मीटिंग होगी, तुम ज़रूर जाओ। पर माँ जी, बहुत काम पड़ा हुआ है करने के लिए, फिर खाना भी तो अधूरा बना है। आंटी जी की आवाज़ आई, अरे इसकी तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मुझे बता दो क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है। माँ जी, आप ये सब काम कैसे करोगे, आपकी तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं है। आंटी जी की आवाज़ आई, नीलिमा, तो क्या मुझे हमेशा के लिए बुढ़िया ही समझ बैठी है? क्या मैं हमेशा के लिए बीमारी रहूँगी? मुझे लगता है कि कुछ काम न करना, बैठे रहना, यही मेरी बीमारी है। जितना काम करो उतना ही बुढ़ापा दूर रहेगा। माँ जी, आप सच कह रहे हो? नीलिमा आश्चर्य से कह रही थी। आंटी जी की आवाज़ आई, हाँ तो मेरी तबीयत ठीक है बेटी। और हाँ, मीटिंग के बाद में भी शाम को जब विनय आएगा तो तुम दोनों थोड़ा घूम आओ। मेरी बीमारी की वजह से तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। मैं जब उनके सामने पहुंची तो नीलिमा अपनी सासू माँ की तरफ बड़े स्नेहपगी दृष्टि से देख रही थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। आंटी जी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अरे पगली, रो क्यों रही हो? नीलिमा रोंदे गले से बोली, माँ जी, कितने समय से मेरे कान इस बात को सुनने के लिए तरस रहे थे कि आप बूढ़ी नहीं हो, आप अभी भी काम कर सकती हो। मैं कुछ दिनों से आपके साथ में बहुत निर्दयता से व्यवहार कर रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आंटी जी हंसती हुई बोली, अरे कुछ नहीं, चलो उठो जल्दी से, तुम्हारी क्लब की मीटिंग का टाइम हो रहा है ना। माँ जी, मैं आज मीटिंग को जाऊंगी ही नहीं। आज मैं बच्चों के लिए किताबें और विनय जी के लिए शर्ट लेना है, उसके लिए बाज़ार में जाऊंगी। आंटी जी की नज़र मेरी तरफ गई। वे बोली, हाँ हाँ, देखो तुम्हारी सहेली भी आ गई है, दोनों मिलके जाओ बाज़ार। मैंने हंसते हुए कहा, आंटी जी, आपने मेरा नाम लिया और मैं हाजिर, जैसे शैतान। अब नीलिमा की नज़र मेरी तरफ गई। मेरी तरफ आते हुए बोली, अरे मीरा, तुम कब आई? अरे मुझे 2-4 मिनट हो गए यहाँ आके। नीलिमा ने हंसते हंसते कहा, अच्छा, तो तुम हम सास बहू की बातें छुप छुप के सुन रही थी, चोर। मैंने भी हंसते हुए कहा, अरे तुम सास बहू की बातें इतनी मनोरंजक थी कि मैं आगे बढ़ते भी रुक गई और तुम दोनों की बातें सुनने लगी। फिर आंटी जी बोली, तुम दोनों बैठो, तुम्हारे लिए मैं चाय बनाती हूँ। ये कहकर वो रसोई में चली गई। जब वे अंदर चली गई तो मैंने नीलिमा का हाथ पकड़ लिया। नीलिमा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बताओ ये सब क्या है? तुम किस बात के लिए सासू माँ से माफ़ी मांग रही थी? नीलिमा हंस पड़ी, अरे मीरा, तुम्हें याद है उस दिन तुम मुझसे पूछ रही थी कि तुम इतनी निर्दय कैसे बन गई अपनी सासू माँ के प्रति? उसकी वजह थी कि माँ जी के दिमाग में 2 भूत बैठ गए थे आके। उन्हें निकालने के लिए मुझे वो ड्रामा करना पड़ता था। भूत और नाटक, ये सब क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। अरे ऐसा है कि माँ जी को हमेशा लगता था कि वे बीमार है। उन्हें लगता था कि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है और किसी को उनकी फिक्र नहीं है। डॉक्टर भी सही दवा नहीं दे रहे। हाँ तो नीलिमा, बुढ़ापे में तो ऐसा लगता ही है। आंटी जी कमज़ोर भी तो कितनी दिख रही थी। नीलिमा ने कहा, हाँ वो तो मैं स्वीकार करती हूँ कि बुढ़ापे की वजह से शरीर में कुछ न कुछ तो बदल होते हैं और शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को बीमार समझना और सारे काम टाल देना, ये तो सही नहीं था ना। फिर आजकल उन्हें क्या लगता था कि वे सास है तो सास ने बस पलंग पर बैठ के आराम करना है, उन्हें पलंग पर बैठे बैठे हर चीज़ मिलनी है। तो नीलिमा, तू पहले करती तो थी ऐसा। हाँ हाँ, वही मुझसे गलती हुई थी। तब वे कहती थी कि मुझे कुछ करने दे और तब मैं उन्हें नहीं करने देती थी। लेकिन फिर मुझे मेरी भूल समझ में आई। उनके अंदर एक खड़ूस सास का भूत भी आके बैठा था। वे सोचती कि मैं पूरे समय सुबह से लेकर रात तक उनकी सेवा में खड़ी रहूं, उनके हुक्म बजा लाऊं। अच्छी भली हॉल में बैठी रहती थी और जैसे ही चाय नाश्ते का भोजन का समय आता तो जाकर बिस्तर में लेट जाती।
हर चीज़ उन्हें बिस्तर पर ले जाकर देनी पड़ती और उनके जूठे बर्तन वो सब मैं जब उठा लेती तो वे उठ जाती और बाहर आकर हॉल में बैठ जाती। कुछ समय बाद जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि माँ जी इस तरह से कर रही हैं, तो मुझे लगा कि इनकी बीमारी एक बहाना है, क्योंकि उनकी बीमारी के कोई भी लक्षण उनमें थे नहीं। डॉक्टर की दवाएं चल रही थी, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस तभी मैंने सोचा कि अब माँ जी की बीमारी का इलाज कर दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर बैठी रहेंगी पलंग पर, कुछ भी नहीं करेंगी, तो वे जल्दी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाएंगी। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बूढ़ी तो है ही सही। अरे हाँ, नीलिमा बोली, है ना बूढ़ी, मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर कुछ नहीं करेंगी तो ताकत और ख़त्म होती जाएगी। अब हम लोगों को ही देख, जब हम कॉलेज में थे तो कैसे दौड़ दौड़ के हर चीज़ करते थे। उतना दौड़ भाग अभी इस उम्र में तो नहीं होता हमसे। 10 साल बीत गए बीच में, है ना। आगे और कमज़ोर होंगे, शक्ति और क्षमता दोनों और कम होती जाएगी। लेकिन इसलिए बैठे रहना तो कोई उसका इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी निष्क्रियता ही थी, बस उसे मुझे निकालना था उनके मन से। अगर मैं ऐसा न करती तो मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती। मीरा ने कहा, हाँ नीलिमा, ये तो तू सच कह रही है। जब कोई इंसान किसी काम में लग जाता है तो उसका अपनी बीमारियों की तरफ से ध्यान हट जाता है और काम करने से एक्टिवनेस बढ़ती है, तो अपने आप ही शरीर भी तेरा फुर्तीवान बन जाता है। मेरी बात सुनकर नीलिमा हंस पड़ी। हाँ हाँ भाई, आप एक डॉक्टर और फिलोसोफर की भूमिका मत निभाओ अब। मैं हंसने लगी तो नीलिमा हंसते हुए बोली, बस माँ जी के दिमाग में से बीमारी और खड़ूस सास का भूत निकालना है। बस इसके लिए मेरे सामने एक ही रास्ता था। बस इसीलिए मैंने माँ जी को थोड़ा गुस्सा होके, थोड़ा चिड़चिड़ा कर काम पर लगाया। मीरा बोली, हाँ ये तो तेरी बात सही है। मेरे दादाजी 70 साल के हैं। वे अभी भी ऑफिस में चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उन्हें जितना जमता है वो सारे काम खुद ही करते हैं। शाम को घूमने जाते हैं। मुझे उनको देखकर हमेशा आश्चर्य होता है कि इस उम्र में भी वे इतने एक्टिव हैं। नीलिमा हंस रही थी। मीरा ने फिर पूछा, अच्छा नीलिमा, एक बात बता, तुम जो इस तरह से रोज़ रोज़ माँ जी के साथ में कठोर व्यवहार कर रही थी, तो विनय जी कुछ नहीं बोलते थे? उन्हें नहीं दिख रहा था ये, या उन्हें तुमने बता दिया था? मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन जब उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया, मैंने उनसे बोल दिया, आप हम सास बहू के बीच में ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप बीच में पड़ोगे तो बातें बिगड़ जाएंगी। इतने में आंटी जी चाय लेकर आ गई। मैं चाय पीते पीते माँ जी के प्रसन्न और संतुष्ट चेहरे की तरफ देख रही थी और कभी कभी नीलिमा की तरफ चोर दृष्टि डाल देती थी। सच है, कभी कभी अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर सकते हम। मित्रों, ये थी हमारी कहानी बीमारी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।